Hello guys, what's up? Welcome to Unacademy JEE channel and welcome to JEE Live Daily 2.0. आज का जो सेशन है, this will be the fifth lecture of relations and functions. तो I hope you guys are excited. जो हम ग्राफ्स की बात कर रहे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हम उसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखा था, मॉड्यूलस फंक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है. तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे. ग्राफ्स जो रिमेनिंग फंक्शंस थे, जो बच गए थे, उनका ग्राफ भी आज पढ़ लेंगे. तो एक बार फटाफट से बता दो इफ यू कैन हियर मी, इफ एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन हियर मी, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ बढ़िया एकदम. कैसे हो सब लोग? एवरीबडी इज फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड विल स्टार्ट विद द क्लास इन अ मिनट. सब लोग आ गए हैं, एवरीबडी इज ऑनलाइन. एक बार अटेंडेंस मार्क कर देना सब कोई, हर फटाफट से लाइक बटन दबा दो. दैट लाइक बटन विल बी अटेंडेंस फॉर टुडेज क्लास. तो हर कोई अपनी अटेंडेंस कृपया मार्क कर दे ताकि वी कैन स्टार्ट विद द क्लास. ओके, चलो भाई चालू करते हैं. ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, एवरीथिंग इज फाइन राइट? ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है. सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर 5 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. और आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ फंक्शंस. तो जो भी रिमेनिंग फंक्शंस थे, जो बच गए थे, उनका ग्राफ्स हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर उनकी कुंडली भी पढ़ेंगे, ठीक है. हमने वो जो कुंडली वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना, तो यार एक फंक्शन का जब ग्राफ बनता है तो हम उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि वो 1 1 है या नहीं, मेनी वन है या नहीं, फिर ऑन टू है या नहीं, इन टू है, ऑड है, इवन है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअस, डेरिवेबल, सब कुछ. ओके, तो पूरी कुंडली हम पढ़ लेंगे. इफ वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, बेसिकली वी कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दैट फंक्शन. तो यही हमारा डिस्कशन था, इसी को आगे बढ़ाएंगे. Okay, and before we start the class, let me just introduce myself. So this is me, Nishant Vora. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. तो जल्दी से इसको शेयर भी कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो with the hashtag of JEE Live Daily, ताकि हम अपनी क्लास फटाफट से स्टार्ट करें. एंड ऐसे लेक्चर्स जो भी है यहाँ पे आपकी जितनी भी क्लासेस है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है. तो ऐसे लेक्चर्स को शेयर करना बनता है. तो जितने मैक्सिमम लोगों को साथ आप शेयर करोगे, लोगों के साथ आप शेयर करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी. ओके, सो दैट आई कैन प्रोवाइड ऑसम कंटेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. And there is one more thing guys, if you want to become the part of Telegram group, I think ये सबसे बड़ा Telegram group है in this category of IIT JEE. तो जो IIT JEE कैटेगरी में सबसे बड़ा Telegram group है, अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो just go to your browser and type this URL. अब जैसे ही ये URL टाइप करेंगे तो एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना. और आप जो इस कैटेगरी में, IIT JEE कैटेगरी में सबसे बड़ा ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन भी हो जाएंगे. आपको यहाँ पे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा ऑफ ऑल द वीडियोस दैट वी मेक. ओके, एंड इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे जितने भी नोट्स है, जितने भी लेक्चर्स है, वो भी अवेलेबल है. यू कैन जस्ट गो टू दिस URL और यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. फाइन. एंड वन मोर थिंग गाइज, इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस, अगर कोई सोच रहा है प्लस पे आने के लिए, okay, if anybody is planning to come on plus, you can use my code also, my referral code which is NV Live. तो अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑफ 10%. तो जल्दी से अगर कोई प्लस पे आना चाहता है तो जल्दी से ले लो, बिकॉज दिस प्राइसिंग इज फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता था राइट, लास्ट ईयर जो इसका प्राइस था दैट वाज अराउंड 48,000. अभी के लिए ये प्राइस ड्रॉप चल रहा है, और जो स्पेशली 2 ईयर का जो प्राइस है उसमें एक जबरदस्त प्राइस ड्रॉप चल रहा है. सो राइट नाउ इट इज 32,400. इन फ्यूचर इट माइट इंक्रीज. तो हमारे जो बैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल. लाइक ऑलमोस्ट 50+ बैचेस हैव बीन स्टार्टेड by 100+ टीचर्स who are teaching on our platform. तो बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, आपको डेफिनेटली इसका फायदा उठाना चाहिए. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. बट अभी के लिए इतना जान लो कि इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, you can use my referral code NVLive to get 10% additional discount also. तो चालू करें, सब लोग रेडी है? Let's start with our video, our chapter lecture number 5 of relations and functions. तो हमारा जो यहाँ तक का डिस्कशन था उसमें हमने पढ़ लिया था ग्राफ्स ऑफ फंक्शन. ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस पढ़े थे, हमने विजुलाइज किया था, याद है? पॉलिनोमियल्स को हमने एक तरह से अक्षय कुमार मेथड जो था, अक्षय कुमार टेक्नोलॉजी जो था, उससे हमने विजुलाइज कर लिया था ना, मुक्के मारने वाली टेक्नोलॉजी. तो अगर मान लो कोई लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर यहाँ पे मुक्का मारेंगे,
ठीक है, तो ये पैराबोला बन जाएगा, पैराबोला से फिर एन शेप का ग्राफ बनेगा, फिर ये वापस मुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से पॉलिनोमियल के जो भी ग्राफ्स थे उसको हमने कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था, और उसको डिटेल में भी मैंने आपको समझा दिया था। फाइन। फिर मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है, वी शेप का होता है। ये सबको चमक गया था। फिर सिग्नम फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था कि अगर यार कोई सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा था, यहाँ पे डॉट आता है ना, 0,0 पे डॉट आता है, फिर यहाँ पे ओपन आएगा, ऐसे 1 आएगा, और जो नेगेटिव नंबर्स है उसके लिए -1 आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ था। सिग्नम फंक्शन का भी ग्राफ हमने देख लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है, दैट विल बी द नेक्स्ट फंक्शन, और दैट नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इसकी कुंडली निकालेंगे, ठीक है, बाद में। तो अभी के लिए ये समझ लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी कोई बोलता है ना, तो सबके दिमाग में यही आता है ई पावर एक्स। लेकिन केवल ई पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है, ए पावर एक्स, ओके, ए कैन बी एनी नंबर, ठीक है, ए कैन बी 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइट बी लाइक दिस आल्सो, 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, इनको भी हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फाइन। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना दिया है। तो इसमें दो केसेस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब भी बात करेंगे तो इसमें दो केसेस आएंगे। एक बार वो वाला केस जब a इज ग्रेटर देन 1, ये जो इसका बेस है ना, a ग्रेटर देन 1, तो जैसे ये सारे फंक्शन हो गए 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इनका ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग इस तरह से, ठीक है। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ द बेस, मतलब इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 1, इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 1, अगर a का वैल्यू लेस देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस तरह का बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप ये सब लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, 11th में तो पढ़ा ही होगा, बट एक बार फिर से इसका डिस्कशन कर लेते हैं ताकि किसी का वीक ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस है, वन इज फॉर a ग्रेटर देन 1 एंड वन इज फॉर a लेस देन 1। अब a ग्रेटर देन 0 तो होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है, अदरवाइज तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो a जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। बस दो केसेस आते हैं, इसका मतलब एक बार लेस देन 1, लेस देन 1 में डिक्रीजिंग आएगा, और ग्रेटर देन 1 में कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। ये सबको चमक गया, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 पावर x। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना, एक आइडिया लगाते हैं। लेट्स से किसी भी फंक्शन का देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू डालते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं x को 0 पुट करूं, इसका ग्राफ बनाना 2 पावर x का, अगर मैं 2 पावर x का ग्राफ बना रहा हूं तो कैसे बनेगा बताना। यहाँ पे x को 0 डाला तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 पावर 0, 2 पावर 0 मतलब 1, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 पावर 1 आएगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 पावर 2 मतलब 4 आएगा, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 पावर 3 मतलब 8 आएगा। तो क्या ये y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे 0,1 ये वाला, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 है। फिर ये वाला पॉइंट जब x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। क्या सबको चमक रहा है, अरे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, ये जितने भी पॉइंट्स है ना उनको प्लॉट कर लो, फिर ज्वाइन कर दो तो ग्राफ आ गया। ग्राफ ऐसे ही तो बनाते हैं, ठीक है, सारे x और y की वैल्यू एक टेबल बना लो बस, जैसे ही तुम्हारा टेबल बन गया तो ग्राफ भी बन जाएगा। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आएगा 4 आएगा, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू लगभग 4 के बराबर है। तो चमक गया सबको, यस, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ेगा। सिंपल है, x का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे, बताना, अगर मैं x को पुट कर दूं -1 तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 पावर -1, और 2 पावर -1 मतलब 1/2 ना। तो यहाँ पे देख लो, x का वैल्यू जब -1 है तो y का वैल्यू कितना है, 1/2। क्या सबको चमक गया, यस और नो। तो ये जो ग्राफ है ये सबको चमक गया। और 1/2, लेट्स से a अगर लेस देन 1 है तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से कौन सा वैल्यू ले, a इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो इफ आई टेक a इक्वल टू 1/2 तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/2 की पावर x, ऐसा बन जाएगा, ये हमारा फंक्शन है। इसका मतलब 1/2 पावर x ये बन गया। तो अगर a का वैल्यू लेस देन 1 है तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक वैल्यू ले लिया, क्योंकि मुझे ग्राफ को विजुअलाइज करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैंने सेफली क्या कर दिया, a को अज्यूम कर लिया 1/2। अब देखो अगेन टेबल बनाओ, अगर मैं टेबल बनाता हूं तो x की अलग अलग वैल्यूज ले लो और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अब इसमें y डिक्रीज होगा ना, चमका या नहीं, इसमें आएगा 1/2। x को अगर मैं 3 लेता हूं तो फिर तो सॉरी इसमें आएगा 1/4 ना, यहाँ पे हाँ 1/4 आएगा। x का वैल्यू 3 लेंगे तो 1/8, x का वैल्यू 4 लेंगे तो 1/16, ऐसे आता जाएगा।
तो इसका मतलब y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/4, तो y का वैल्यू कम होता जा रहा है, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या सबको चमक गया ये? जैसे जैसे तुम x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y कम होता जाएगा, दैट इज व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मुझे इस फंक्शन के बारे में सब कुछ बताओ, इसकी कुंडली निकालते हैं, है कि नहीं? तो ये जो फंक्शन है एक जनरल एक मतलब दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है कि ये इंक्रीजिंग है और ये वाला जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डोमेन, इसका डोमेन क्या आएगा यार? a power x, this is the function y equal to a power x, here a might be less than 1 और a might be greater than 1, दोनों की बात कर रहे हैं, कंबाइंड तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो डोमेन क्या आएगा बताना, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन मतलब ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड है। x का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? x का वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर जगह ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, हर जगह x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, क्या फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा? x का वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू तो आएगा ही आएगा। मतलब डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? जल्दी बताओ, व्हाट इज द डोमेन? चैट में बताते जाओ। डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ r। सबको समझ में आ गया कि फंक्शन तो यार हर जगह डिफाइन है, ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं जहां पे आउटपुट नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो डोमेन आ गया, इसका रेंज क्या बनेगा यार? इसका रेंज, तो इसका रेंज क्या बनेगा? इसका रेंज बनेगा, देखो y का वैल्यू, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना है y का? मिनिमम वैल्यू 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है y का? इंफिनिटी। यस, यहाँ पे ग्राफ इंफिनिटी जा रहा है ना, तो 0 से इंफिनिटी आएगा, y का वैल्यू 0 से चालू हो रहा है और इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका रेंज बताओ, रेंज आएगा 0 टू इंफिनिटी। यस, मिनिमम वैल्यू इज 0 y का और मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। सो कैन आई, और 0 क्या होगा? y का वैल्यू क्या कभी 0 होगा? y इज टेंडिंग टू 0, लेकिन y इज नेवर एग्जैक्टली इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा। क्या ये बात सब लोग एग्री करते हैं? ये टेंडिंग टू है, मतलब ये बहुत 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 क्लोज चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 कभी नहीं हो पाएगा, सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है, दिस इज टेंडिंग टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 पे क्या आएगा? 0 पे ओपन आएगा। यस, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है, लेकिन 0 पे ओपन है, 0 कभी नहीं हो पाएगा। यस, 0 टू इंफिनिटी बट ओपन। अब 0 टू इंफिनिटी को क्या हम r प्लस भी लिख सकते हैं क्या? 0 टू इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो r प्लस का मतलब r प्लस इज सेम एज 0 टू इंफिनिटी, यस और नो? तो अगर मान लो इस फंक्शन को, लेट्स से ये फंक्शन जो है ये हमने डिफाइन कर रखा है फ्रॉम r टू r प्लस, लेट्स से इस तरह से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर रखा है फ्रॉम r टू r प्लस, तो इसका कोडोमेन क्या हो गया? ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो कोडोमेन विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसका कोडोमेन इज द सेकंड सेट, ये r प्लस है। अब कोडोमेन और रेंज क्या सेम सेम है? यार देख के बताओ, कोडोमेन है, रेंज है, दोनों निकल गया, तो क्या दोनों एक ही बात है? r प्लस लिखो या 0 टू इंफिनिटी लिखो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है? यस और नो? तो फंक्शन हमारा आ गया ऑन टू, तो ये तो पता लग गया। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इज द फंक्शन 1 1 और मेनी 1? कोई भी एक ग्राफ देख लो, ये वाला या ये वाला, दोनों ही ग्राफ जो है वो 1 1 है या मेनी 1 है, बताना। अगर मैं कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे? कहीं पे भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी बना लो तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ऑलवेज वी आर गेटिंग वन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर यार एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 1 है। ओके, सो दिस फंक्शन इज 1 1। ये भी अपने को पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 भी है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अब कौन सा बचा? ऑड या इवन? बताओ, ये बताओ, ऑड होगा या इवन होगा? ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ देखो, ऑड इवन कैसे डिसाइड करेंगे? इसका देख लो या इसका देख लो, किसी भी एक का देख लो जो भी सुंदर लग रहा है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड इवन डिसाइड करने के लिए या तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए। क्या ये ग्राफ जो है, क्या ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज है? तो तुम बोलोगे नहीं सर, वाई एक्सिस में कहां से मिरर इमेज? नहीं है। और क्या ये मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन है? क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है
क्या वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है? नहीं है। मतलब ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? समझ आया नहीं आया? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन हो गया नन। सबको चमक गया? यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, एक कोई भी एक खाने में लिख दो नन। नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ये बात भी सबको चमक गई। कंटिन्यूअस है क्या? क्या इसका ग्राफ हम बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन? कंटिन्यूअस है, ये सबको चमक गया। अगर कंटिन्यूअस है तो ये डेरिवेबल भी है, स्मूथ कर्व है ना। अरे मक्खन, स्मूथ कर्व है। क्या यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर है? मैंने बोला था अगर शार्प कॉर्नर आ जाएगा तो वहां पे फंक्शन कैसा होगा? नॉन डेरिवेबल होगा। लेकिन ये जो फंक्शन है, क्या ये हर जगह डेरिवेबल होगा? यस और नो? क्योंकि ये तो स्मूथ कर्व है, इसमें कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है। तो अगर शार्प कॉर्नर नहीं है मतलब ये तो स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व है मतलब हर जगह डेरिवेबल है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस कहां पे है? फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। डेरिवेबल किधर है? डेरिवेबल भी ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डेरिवेबल। क्या इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बताना। इसका अगर मैं इनवर्स निकालू, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है और फंक्शन जो है वन वन भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। फंक्शन वन वन ऑन टू है, तो अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्या सबको चमक रहा है कि नहीं? फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट। कैसे निकालेंगे वो बाद में। फाइन, तो एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट। और एक बात बताओ, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा। मतलब एक अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग आएगा, और a लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग आएगा, वो भी अपने को पता चल गया। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियोडिक छोड़ दिया, पीरियोडिक बताओ। मतलब इसका ग्राफ क्या रिपीट कर रहा है? इसके ग्राफ में कुछ रिपीट कर रहा है? रिपीट मतलब ऐसा कि अगर एक पहाड़ है तो फिर पहाड़ फिर पहाड़, ऐसा कुछ है कि मतलब ऐसा ग्राफ आया फिर ऐसा आया फिर ऐसा आया फिर ऐसा? तो नहीं है ना, इसमें कुछ भी ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है मतलब क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख दो नॉन पीरियोडिक। ये फंक्शन जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो डिपेंड करेगा ना, तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में आपको सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ समझ में आ गया, फील आ गई एकदम सब। अब तो आप लोग खुद ही आंसर बता रहे हो, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। एक बार ग्राफ दिखा दिया मतलब ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर फील आ गई, विजुलाइज हो गया, ग्राफ से सब कुछ कैसे देखते हैं समझ में आ गया। अगर मैं आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ दे दूं मतलब आप पढ़ लोगे, ठीक है। हाथ देख के बता देता है ना पंडित जी, कुंडली बता देते हैं, वैसे हम भी ग्राफ देख के बता देंगे, कि ग्राफ देख के बता देंगे फंक्शन कैसा है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लॉग फंक्शंस आल्सो। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस, अब इसमें भी दो केस होते हैं, देखो ध्यान से देखना, ओके। यहाँ पे भी दो केस होते हैं। अगेन log x बेस a, ये फंक्शन है y इक्वल टू log ऑफ x और बेस a। अगेन बेस, यहाँ पे भी बेस था, देखो ये नंबर जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बेस ही बोलते हैं, ठीक है, इसको भी बेस बोलते हैं। और यहाँ पे log में भी इसको क्या बोलते हैं? a जो है इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे भी दो केस आएंगे सिमिलरली, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी दो केस आएंगे, एक है a ग्रेटर देन 1 और एक है a लेस देन 1। सो इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। इस तरह से ग्राफ बनता है log x बेस a का। और यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग, ओके। तो अगर a लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग आएगा। और सेम यहाँ पे भी तो था, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग, a लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? फाइन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? a ग्रेटर देन 1 मतलब इंक्रीजिंग, a लेस देन 1 मतलब डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ भी समझ में आ गया। और इसको और समझना है तो तुम क्या करो, बेस को 2 ले लो। मतलब अगर मान लो मैं ये फंक्शन ले लूं, अगर मैं ये फंक्शन ले लूं तो इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं ना, इसमें हम वैल्यूज भी निकाल पाएंगे। अगर मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, a का वैल्यू लेट्स से मैंने 2 ले लिया, अब x का वैल्यू पुट कर करके देखो। तो अगर मैं x को पुट कर दूं लेट्स से 1, x का वैल्यू 1 पुट कर दूं, ओके, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, log 1 0 होता है ना यार। अगर मैं x को 2 ले लूं तो y का वैल्यू 1, x को 4 ले लूं तो y का वैल्यू 2, x को 8 ले लेंगे तो y का वैल्यू 3। तो क्या ये सबको दिख गया कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है? इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, 1, 0, 2, 1, इन सबको प्लॉट कर लेना। तो जैसे ही इन सबको प्लॉट करेंगे तो अपने को ये भी दिख गया कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है,
मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गया ऑल ऑफ यू? तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा इंक्रीजिंग, और यहाँ पे जो ग्राफ है ये आ जाएगा डिक्रीजिंग। अब बताओ यार कि इसका डोमेन क्या है, ये कब डिफाइंड होगा ये लॉग फंक्शन? क्या लॉग, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि log -2 का वैल्यू बताऊं, तो क्या ये डिफाइंड होता है? log ऑफ नेगेटिव नंबर, बेस कुछ भी ले लो, बेस 10 ले लो, तो क्या ये डिफाइंड है? इसका आंसर क्या आएगा? तुम लोग क्या बोलोगे इसका आंसर? log -2, तो log -2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये होता है नॉट डिफाइंड, log -2 कुछ नहीं होता है। तो log केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। अगर ग्राफ भी तुम देखोगे ना, तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस ग्राफ आएगा। ठीक है, y एक्सिस के राइट साइड ही ग्राफ आ रहा है ना, इधर देखो, इधर कोई ग्राफ है क्या? नहीं है, इधर कोई ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है। लॉग जो होता है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। मतलब डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो, इसकी कुंडली बना लेते हैं ना, log x बेस a। तो क्या क्या लिखेंगे, इसका डोमेन बताओ सबसे पहले। तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन आ जाएगा ओनली पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी। सही है, 0 टू इन्फिनिटी लिखो या r प्लस लिखो। ठीक है, r प्लस लिख दो या 0 टू इन्फिनिटी लिख दो, एक ही बात है। फाइन, r प्लस हो गया। अब रेंज बताओ, व्हाट इज रेंज? और मान लो ये जो फंक्शन है इसको भी हमने डिफाइन किया हुआ है r से r। तो अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया r से r, मतलब कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? r लिखा हुआ है ना, तो इसका कोडोमेन r है। कोडोमेन तो यार यहीं से आएगा हमेशा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, मतलब कोडोमेन हो गया r। रेंज कैसे पता चलेगा? रेंज यहां से पता चलेगा ना, y का मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, ये और नीचे जाएगा ना, अभी तो ये ग्राफ और नीचे जाएगा, मतलब y का वैल्यू -इन्फिनिटी से चालू हो रहा है, और y का वैल्यू कहां तक जा रहा है? ये और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू +इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अच्छा, किसी ने कमेंट करके पूछा भी था पिछले वीडियो में कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और r, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। तो तुम r लिखो या -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, r मतलब ऑल रियल नंबर्स, और -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में सारे रियल नंबर्स आ ही गए, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया? रेंज हम लिख सकते हैं, या तो तुम लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, या सिंपली तुम लिख लो r। अब क्या ये दोनों सेम है? यार अगर ये दोनों सेम है तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू या इन टू? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब फंक्शन हो गया ऑन टू। और फंक्शन कैसा है, 1 1 या मेनी वन? ये चेक करना, 1 1 और मेनी वन। 1 1 और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, या इधर बनाएंगे, या इधर बनाएंगे, कहीं पे भी बना लो। ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ग्राफ को तो हर बार एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ को हर बार एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये 1 1 हो गया। ठीक है, फंक्शन इज 1 1, रेंज आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। ऑड इवन, ये नाइदर है, नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ऑल्सो, एंड इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऑल्सो। क्या ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज है? नहीं है। क्या ये ओरिजिन में सिमेट्रिक है? नहीं है। तो ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन। कंटिन्यूअस है? यस, इट इज कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस है? एवरीवेयर इन द डोमेन, मतलब r प्लस, अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे r मत लिख देना। ठीक है, कंटिन्यूअस है लेकिन किधर? जहां पे डिफाइंड है वहां पे कंटिन्यूअस है। अब जहां पे डिफाइंड है ही नहीं तो वहां पे बात भी नहीं करेंगे ना। जहां पे फंक्शन डिफाइन होगा वहीं पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस है, तो -2 पे ग्राफ ही नहीं है। तो जब ग्राफ ही नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वहीं पे बात करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब उसके डोमेन में ही बात करते हैं ऑलवेज। डेरिवेबल किधर है? ये फंक्शन डेरिवेबल है, स्मूथ कर्व है, कहीं पे शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है। इसमें भी कहीं पे शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है, मतलब डेरिवेबल भी है फॉर ऑल r प्लस, एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द डोमेन इट इज डेरिवेबल। पीरियोडिक है? क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? रिपीट तो नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, इट्स नॉट रिपीटिंग। सो दिस इज नॉन पीरियोडिक, फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? It is bijective, and if it is bijective that means its inverse will exist. इसका f inverse exist करेगा, और increasing या decreasing depend करता है। ठीक है, कभी increasing है कभी decreasing है, that depends on the value of a। मतलब a अगर ये वाला केस है, if a is greater than 1 then it is increasing,
and if a is less than 1 then it is decreasing. yes, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है. तो एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. फाइन, चलो नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं. तो आई होप सबको फटाफट में समझ में आ रहा है. यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज आवर नेक्स्ट फंक्शन. तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए हाँ, इसको समझना जरूरी है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझ लो, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें किसी भी फंक्शन का निकालना है. ठीक है, तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं, लेट्स से 2.3 या कोई भी नंबर मैंने तुम्हें दे दिया, इसका एक शॉर्टकट भी है, उसका बाद में डिस्कशन करेंगे. पहले ये देख ले कि प्रॉपर मेथड क्या होता है. तो किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो उसका प्रॉपर मेथड ये है कि पहले उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करो. तो ये नंबर जो है 2.3, ठीक है, ये नंबर 2.3 ये किधर आएगा? मान लो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 2.3 इन दोनों के बीच में आएगा ना यार. 2.3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, 2.3 इधर आएगा. अब जहां पे भी देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. जो भी नंबर है ना उसको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है. अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तुम खड़े हो, उस पॉइंट पे, उस नंबर पे तुम खड़े हो. कहां पे? जो भी नंबर है वहां पे जाके खड़े हो जाओ ऐसे, ठीक है. और वहां से हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, हमेशा हमेशा हम किधर चलेंगे? लेफ्ट की तरफ चलेंगे. तो इस यहाँ पे तुम खड़े हो, इस तरफ तुम चल दिए, हमेशा लेफ्ट साइड जाएंगे. इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, और जो भी पहला इंटीजर मिलेगा वही उसका आंसर है. कौन सा पहला इंटीजर कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना, तो बस यही इसका आंसर है. चमका या नहीं? अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर दे दूं, तो नेगेटिव नंबर जैसे -3.5 ये दे दिया, तो ये नंबर लाइन पे किधर आएगा? जैसे ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, तो -3.5 इधर आएगा ना यार, माइनस यहाँ पे आएगा. अब मान लो तुम इधर खड़े हो और यहां से लेफ्ट को चल दिए, हमेशा लेफ्ट में ही जाएंगे, हमेशा किधर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -4. ठीक है, ये हो गया. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो इंटीजर जो उससे इससे लेफ्ट में जाएंगे हमेशा. ये बात सबको समझ में आ गई ना? चमक गया. ओके, अब इसका शॉर्टकट क्या है? देखो, शॉर्टकट के लिए दो केस बना लो, दो केसेस बना सकते हैं. एक, जब ये नंबर पॉजिटिव है, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो आई थिंक तुमको दिख भी गया होगा, जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 2. मतलब डेसिमल को हटा दो, केवल यही नंबर आंसर होता है. अगर नंबर पॉजिटिव है देन 2 इटसेल्फ इज द आंसर. खत्म. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेल मी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.15, तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, 4 ही आएगा. चमका कि नहीं? अरे यार, वही नंबर आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 57.55, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? वही नंबर आएगा जो डेसिमल के आगे 57. समझ गया ना सबको? ठीक है, यही नंबर आ जाता है. अगर नंबर नेगेटिव है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ -1.2, या नंबर में लिखता हूँ -3.14, या नंबर में लिखता हूँ लेट्स से -6.78, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें क्या आता है? इसमें नेक्स्ट नंबर आता है. इसमें जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 1 नहीं आएगा, 1 से अगला ले लो तुम, और माइनस आएगा. ठीक है, 1 से अगला 2, तो 2 लिख दो, माइनस लगा दो. 3 से अगला 4 और माइनस लगा दो. 6 से अगला 7, माइनस लगा दो. शॉर्टकट सबको समझ में आ गया? अरे यार, शॉर्टकट ही तो हो गया ये. चमका कि नहीं? ये आई थिंक बहुत लोगों को तो पता भी होगा. ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है. अगर पॉजिटिव नंबर है मतलब वही का वही नंबर ले लोगे, और अगर नेगेटिव नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो बस तुम एक उसको बढ़ा दो, माइनस लगा दो. फाइन, एक उसको बढ़ा दो और माइनस लगा दो. अगर मान लो कोई भी इंटीजर है, जैसे इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, तो अगर जैसे 2 है, या -7 है, या 5 है, ये सारे नंबर्स, या -55 है, तो अगर इंटीजर है ऑलरेडी, उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आता है, सेम टू सेम. ओके, 5, -7 या -55. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम मान लो 2 पे खड़े हो, ठीक है, 2 पे खड़े हो तो लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है ना यार, तुम ऑलरेडी इंटीजर पे खड़े हो. अगर तुम ऑलरेडी इंटीजर पे खड़े हो तो लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही इंटीजर हो. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा तुम खुद ही हो जाओगे. अंडरस्टूड? तो इस वाले केस में मतलब तुम ये याद कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स इज द सेम इंटीजर, वही नंबर आ जाएगा. ये सबको चमक गया? अगर मान लो इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? x और y का वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, तो अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करता हूं 0,
फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन हमारा ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चलो एक काम करो, इसको हटा देता हूँ। या अब बताओ, मान लो ग्राफ बनाना है इसका, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है तो एक टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे x लिख लो और इधर y लिख लो। तो अगर x का वैल्यू है 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 विल बी 0 ओनली, ये तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर मैं x को ले लूं, x को ले लो बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ले लो, 0 पॉइंट समथिंग, तो अगर x का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, तो इस वाले केस में 0 ही आएगा। अगर मैं x को ले लूं 1, ठीक है, x को अगर 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर x को लेंगे 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा? वो 1 ही आएगा। चमक गया ना सबको? तो इधर 1 आएगा, फिर x को 2 लोगे तो 2 आएगा, x को 2 और 3 के बीच में लेंगे तो भी 2 ही आएगा, ऐसे आता जाएगा। अब इन सबको प्लॉट कर लो, इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 और 0 ही रहेगा। कहां तक 0 रहेगा? देखो y का वैल्यू 0 कब तक रहेगा? y का वैल्यू 0 रहेगा टिल x इक्वल टू 1। अब जैसे ही x का वैल्यू 1 हो गया तो y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ना। जैसे ही x का वैल्यू 1 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 हो गया, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा और यहाँ पे डॉट आ जाएगा। सिमिलरली फिर से 1 से लेकर 2 तक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। फिर अगेन जैसे ही x का वैल्यू 2 हो गया तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन आ जाएगा। इसको, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफ देख के तुम्हें चमक ही गया होगा कि ऐसे सीढ़ियों जैसा कुछ ग्राफ है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। सबको चमक गया? तो ये ग्राफ है उसका। अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। इस ग्राफ को देख के क्या बोल सकते हैं हम, ये कैसा कैसा फंक्शन। पहले तो डोमेन बताओ, व्हाट इज द डोमेन। इसमें हम x को क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x एक्सिस पे देख लो ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हर जगह ग्राफ आएगा। x को हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यस और नो? x को हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, वी कैन सब्स्टिट्यूट एनीथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा ही निकलेगा। हर जगह वो डिफाइंड है, ठीक है, हर जगह वो डिफाइंड है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हर जगह डिफाइंड है। और बताओ y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, व्हाट इज द रेंज y का वैल्यू। अब y का वैल्यू देखो, यहां से देखो ना, y का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या -1 या -2, मतलब y का वैल्यू केवल इंटीजर्स है। y का वैल्यू क्या है? केवल इंटीजर्स। इनके बीच में कोई वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 से 2 के बीच में भी नहीं आएगा, 2 से 3 के बीच में भी नहीं आएगा। तो y का वैल्यू क्या है? y विल बी ओनली इंटीजर्स, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इस तरह से होगा ना। अरे यार चमका कि नहीं? y इज इंटीजर्स। तो यहां पे लिख दो व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज डोमेन। इसका डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ r, एवरीथिंग। व्हाट इज रेंज? रेंज है इसका z, इंटीजर्स, ओके। रेंज इज z। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन लेट्स से हम यही डिफाइन कर देते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू z, यही ले लेते हैं, ठीक है। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू z, मतलब कोडोमेन भी हो गया, कोडोमेन भी हो गया z, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। अगर कोडोमेन और रेंज सेम है तो ऑन टू हो गया। 1 1 है या मेनी वन है, ये बताओ। 1 1 और मेनी वन। यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर मैंने यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, मतलब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कह रहे हो? बहुत सारे पॉइंट है ना। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, मतलब ये कैसा फंक्शन है? मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज मेनी वन। अब ये बताओ कि ऑड है या इवन है, इसको ध्यान से देख के बताओ। क्या इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? वाई एक्सिस में तो नहीं है, वो दिख रहा है, मतलब इवन फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इवन फंक्शन नहीं है, बट क्या इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या?
सोच समझ के बताना, इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं? सब लोग बोल रहे हैं यस सर, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? यस और नो? यहां से देखो ना, यहां से अगर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉइंट मिल रहा है, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या कोई पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई पॉइंट है? ढूंढो। नहीं है। अरे यार मान लो मैं कुछ डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस गया इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट में जाने पे वही पॉइंट मिलना चाहिए ना, तो नहीं मिल रहा है, वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? नहीं है। ध्यान से देखना ग्राफ को, दिस इज नॉट ऑड फंक्शन। चमका, दिस इज नॉट ऑड फंक्शन। अल्जेब्रिकली भी चेक कर सकते हैं। अल्जेब्रा से कैसे चेक कर सकते हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसमें x की जगह माइनस एक्स डाल दो। अगर x की जगह माइनस एक्स डाल दूंगा तो क्या ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर है? नहीं है। ओके, दिस टू आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन नहीं है। चमक गया ना सबको? तो ये ऑड नहीं है, इवन भी नहीं है, मतलब फंक्शन कैसा है? दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। अच्छा, कंटिन्यूअस कहां पे है? कंटिन्यूअस अगेन अगेन बी पॉजिटिव, ठीक है, अपने को पॉजिटिव ही रहना है। तो कंटिन्यूअस कहां कहां पे है वो देखो कि कंटिन्यूअस किधर है। किधर? पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन अपने को केवल उठाना पड़ेगा इंटीजर पॉइंट्स पे ना, 0 to 1, फिर 1 पे ब्रेक है, फिर 2 पे ब्रेक है, फिर 3 पे ब्रेक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? तो इंटीजर्स पे है, सारे इंटीजर्स पे, 1 2 3 -1 -2। तो डिसकंटिन्यूअस है एडवांस मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जेड पे, इंटीजर्स पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कहां पे है? एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ये चमका, इंटीजर्स, हाँ, आर माइनस जेड, जो लोग आर माइनस जेड लिख रहे हैं उनको चमक गया, फाइन, आर माइनस जेड। नॉन डेरिवेबल मतलब डेरिवेबल किधर है? डेरिवेबल भी अगेन एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड। चमक गया सबको? हर जगह डेरिवेबल है, जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पे डेरिवेबल भी होगा, ओके, एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर पॉइंट्स पे सिंस वो डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डेरिवेबल भी होगा। यस, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? देखना एक बार, ऐसा लग तो रहा है कि ग्राफ रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? यस और नो? इसका जो ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है ना यार, इसका ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसका वैल्यू पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है। इसका वैल्यू तो बढ़ रहा है ना। पीरियोडिक मतलब सेम ग्राफ रिपीट होना चाहिए, कि ऐसा ग्राफ है तो इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, तो इसको हम पीरियोडिक बोलेंगे। तो इसका ग्राफ पीरियोडिक नहीं है, सेम ग्राफ सेम वैल्यूज पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये जो फंक्शन है दिस इज नॉन पीरियोडिक। अच्छा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इसका इनवर्स, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? नहीं है। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यस, एवरीथिंग यू कैन टेल इफ यू नो द फंक्शन। अगर ग्राफ पता लग गया मतलब तुम सब कुछ बता दोगे उस फंक्शन के बारे में, ठीक है, तुम सब कुछ बता दोगे उस फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पीरियोडिक नहीं है, डेरिवेबल इंटीजर पॉइंट्स पे नहीं है, कंटिन्यूअस इंटीजर पॉइंट्स पे नहीं है, कोडोमेन, रेंज, डोमेन, ऑन टू, मेनी वन, नन, सब बता दिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसके बारे में बताओ। चलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? सबको आता है? एक बार बता दो सब लोग। और अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। फाइन, सब लोगों ने लाइक कर दिया ना? सब लोग लाइक कर देना वीडियो को इफ यू नॉट लाइक द वीडियो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करते हैं इस तरह से, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालते कैसे। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि 11th में ढंग से नहीं पढ़ा था, तो अभी पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। फाइन, तो 2 मिनट में देखो फ्रैक्शनल पार्ट में पीएचडी, ठीक है, 2 मिनट में फ्रैक्शनल पार्ट में पीएचडी। तो कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल के बाद जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो देखो, अगर कोई भी एक नंबर लेता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2.3, ये नंबर ले लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी नंबर ले लिया तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3। चमका या नहीं? कोई भी नंबर दुनिया का
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसका इंटीजर पार्ट, तो ये नंबर है x, इसको हम तोड़ सकते हैं एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये उसका इंटीजर पार्ट है। ओके, और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। समझ गया सबको? तो किसी भी नंबर को हम तोड़ सकते हैं उसके इंटीजर पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। तो ये चमक गया होगा सबको, राइट? सो दिस इज वेरी इजी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, तो तुम आंसर क्या दोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, यहां पे देखो ना, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट? 0.3। तो डेसिमल के बाद जो भी आएगा वही है फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मान लो नंबर नेगेटिव है, अब ध्यान से सुनना, अगर नंबर है -2.3 या कोई और नंबर ले लो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट्स टेक समथिंग एल्स। ओके, आई टेक लेट्स टेक -1.7, ये ले लेते हैं, कोई अलग नंबर ले लिया ना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो -1.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकाल लेंगे? तो -1.7, अब ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, तभी तो फ्रैक्शन होगा ना। फ्रैक्शन मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गया सबको? क्यों? तो अब ये जो -1.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2 आएगा ना यार, -1 नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे मत कर देना कि -1 -0.7। ओके, ये गलत है, क्योंकि इसका अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये नहीं आएगा ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 आएगा। तो -2 प्लस 0.3। तो हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका अगर तुम आंसर दोगे -0.7, सो दैट विल बी रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 0.3। अब इसका शॉर्टकट सुन लो, ये तो सबको समझ में आ गया, लॉन्ग कट है ये। शॉर्टकट कैसे करेंगे? तो मान लो दो केस है, अगेन दो केस ले लो। एक, जब x क्या है, जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर नंबर पॉजिटिव है, और दूसरा केस अगर नंबर नेगेटिव है। आराम से शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। तो अगर नंबर पॉजिटिव है, जैसे मान लो नंबर है 1.3 या नंबर है 3.14 या नंबर है 2.34, ऐसा कुछ भी, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए अगर नंबर पॉजिटिव है तो सिंपली जो भी डेसिमल के बाद है वो ले लो। सिंपली डेसिमल के बाद क्या है वो ले लो, डेसिमल के साथ। ओके, तो इसका आंसर आएगा 0.3, इसका आंसर आएगा 0.14, इसका आंसर आएगा 0.34। अरे चमक गया? यस और नो? अगर नंबर पॉजिटिव है और अगर तुम्हें उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो डेसिमल के बाद जो भी है उसको डेसिमल के साथ ले लो। यस। अब यहां पे नेगेटिव नंबर, अगर मान लो नेगेटिव नंबर है जैसे -1.3 या -3.14 या -2.34, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है कि यहां पे लिख लो 1 माइनस जो भी डेसिमल के बाद है। इसमें शॉर्टकट है कि 1 माइनस डेसिमल के बाद क्या है? 0.3। इधर आ जाएगा 1 माइनस डेसिमल के बाद क्या है? 0.14। इधर 1 माइनस डेसिमल के बाद क्या है? चमक गया कि नहीं? अरे यार चमका कि नहीं? ठीक है, तो शॉर्टकट हो गया यहां पे, इफ द नंबर इज पॉजिटिव सिंपली डेसिमल के बाद जो भी है, और इफ द नंबर इज नेगेटिव तो 1 माइनस डेसिमल के बाद जो भी है। और इंटीजर्स का क्या होगा? एक और रूल याद रख लो कि अगर कोई भी इंटीजर है जिसमें मतलब डेसिमल है ही नहीं, इंटीजर मतलब जैसे 2 है, जैसे -3 है, जैसे 5 है, तो इन सब में तो डेसिमल है ही नहीं। अगर डेसिमल नहीं है तो इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0 है। इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो इनका जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट विल ऑलवेज बी 0। ओके, और एक और रूल पढ़ाया था ना वहां पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा सेम इंटीजर। तो ये दोनों तुमको याद रखना है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे तो है ही नहीं डेसिमल के बाद कुछ, तो याद ऐसे कर लेना, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0। तो शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। और अगर ये समझ में आ गया, इसका मतलब ग्राफ भी बन जाएगा। अब अपने को ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ कुछ इस तरह के आएगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है उसको अगर तुम बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये कैसे आया? अगेन वही टेबल बना लो, ठीक है, टेबल बना लेंगे, x और y का वैल्यू ले लो। जैसे अगर मैं x को 0 लेता हूं तो हमारा फंक्शन क्या है? y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो कितना होता है बताना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो करेंगे तो जीरो, ठीक है। अगर मैं x को लेता हूं 0.1 या x को लेते हैं 0.2 या x को लेते हैं 0.5 या x को लेता हूं 0.99, तो इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट बताना। सारे नंबर्स कैसे, ये सारे पॉजिटिव है ना, 0.1, 0.2, 0.5 और 0.99, इन सब के फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएंगे, इसका 0.1 ही आएगा, डेसिमल के बाद जो भी है पॉजिटिव है ये सब। 0.2 फिर इधर 0.5 फिर इधर 0.99, तो यहाँ पे देख लो ना, जीरो पे x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू जीरो, x इक्वल टू 0.1 पे y का वैल्यू भी 0.1, मतलब ये पॉइंट, x इक्वल टू 0.5 पे y का वैल्यू भी 0.5, चमका। x इक्वल टू 0.99 पे y का वैल्यू भी 0.99, फिर जैसे ही 1 होगा इसके बाद जैसे ही तुम x को 1 करोगे वापस 0 आ जाएगा, वापस ये गिर जाएगा, तो ग्राफ वापस यहां से चालू हो जाएगा, फिर से 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, मतलब ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, फिर 1.99, फिर जैसे ही 2 हो गया तो वापस इसका 0 हो जाएगा। चमक गया ना यार। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को खराब नहीं करते हैं, ये सब हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ चमक गया सबको, पैरेलल लाइंस बनेगी, मतलब बहुत सारी पैरेलल लाइंस आएगी। अब इस ग्राफ को देख के बताओ, एक ऑब्जर्वेशन है, क्या y का वैल्यू कभी 1 हो पाएगा? 1 पे तो हमेशा सर्कल है, 1 पे सर्कल है मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, यस और नो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका रेंज क्या आ गया, इसका रेंज बताओ। y का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1, लेकिन 1 पे ओपन आएगा। अरे चमका कि नहीं, रेंज आएगा 0 to 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, 1 कभी नहीं हो सकता, पहले भी बताया था ना, इसका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रहा, दिस इज द रेंज। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा ओपन, और 0 पे क्या आएगा क्लोज, सबको समझ में आ गया। तो इसका रेंज भी आ गया। इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन, डोमेन मतलब कहां, मतलब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे तो ये डिफाइंड होगा, x को क्या पुट करेंगे, x तो हर जगह डिफाइन है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देखो ग्राफ हर जगह बन रहा है ना, यहाँ पे और ऐसे ग्राफ बनेगा, और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये आगे भी ऐसा ही बनता रहेगा और इधर भी ऐसा ही बनता रहेगा। तो ये ग्राफ पूरी x एक्सिस में आएगा, पूरी x एक्सिस में आएगा, मतलब डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर, एवरीवेयर इट इज डिफाइंड। ओके, तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया, सब इसमें फिल कर देते हैं फटाफट, ताकि इसकी कुंडली बन जाए, और एक बार कुंडली बन गई तो पंडित जी को दिखा देंगे, ठीक है। तो डोमेन डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ R, व्हाट इज रेंज, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, अब तो खुद ही लोग लिख रहे हैं, मतलब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, देख रहे हो, एक बार पढ़ा दिया बस, अब खुद ही टीचर बन गए। रेंज, अगर मान लो इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है फ्रॉम R टू R, ये फंक्शन है, ठीक है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन ये हो जाएगा R, मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अच्छा बताओ, मेनी वन या वन वन, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे, बहुत सारे पॉइंट है ना, तो मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो गया, वन वन, वन वन या मेनी वन, मेनी वन, यस, फंक्शन इज मेनी वन। और इसके बारे में ऑड या इवन, तो ये फंक्शन भी नाइदर ऑड नॉर इवन, क्यों, ऐसा तो लग रहा है कि इसका ग्राफ जो मिरर इमेज है वाई एक्सिस में, क्यों, इसका ग्राफ मिरर इमेज नहीं है वाई एक्सिस में, ध्यान से देखना, क्या मैंने गलत लिख दिया कि यार ये ऑड होगा या इवन होगा, इवन होना चाहिए मेरे ख्याल से, है, ये ग्राफ इवन नहीं होना चाहिए, बताना, मिरर इमेज है वाई एक्सिस में, मिरर इमेज है ना वाई एक्सिस में, इवन होना चाहिए, ये ग्राफ तो इवन लग रहा है, नहीं, मजा आ रहा है। ओके मजा तो आ रहा है, बट बताओ, हाँ इवन है ना, ये इवन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, इसको ध्यान से देखना, ऐसा मत बोल देना कि ये मिरर इमेज है वाई एक्सिस में, अरे यार इसका मिरर इमेज लो ना, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा बनना चाहिए ना, उल्टा,
क्या ये मिरर इमेज है y एक्सिस में? क्या ये ग्राफ मिरर इमेज है? ध्यान से देखो आंखें खोल के, मिरर इमेज तो ऐसा बनेगा। क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है, नहीं होगा, इवन नहीं है, तो ये सही लिखा था मैंने, नन है इसका आंसर। अंडरस्टूड? सो आंसर इज नन। फाइन, नाइदर ऑड नॉर इवन। अच्छा, कंटिन्यूअस है? कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है तो हम लिखेंगे हर जगह एक्सेप्ट इंटीजर्स, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर्स। डेरिवेबल, तो डेरिवेबल भी हर जगह एक्सेप्ट इंटीजर्स, हर जगह डेरिवेबल है एक्सेप्ट इंटीजर्स। अच्छा बताओ, ये जो फंक्शन है ये मेनी वन है, इनटू है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? यार क्या ये बाइजेक्टिव होगा? ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या था? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? देखना इसका ग्राफ मुझे लग रहा है रिपीट कर रहा है। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? सोच समझ के बताना। इज दिस अ पीरियोडिक फंक्शन? इज दिस अ पीरियोडिक फंक्शन? यहाँ पे जो ग्राफ है बिटवीन 0 एंड 1, वैसा ही ग्राफ है बिटवीन 1 एंड 2, वैसा ही सेम ग्राफ है बिटवीन 2 एंड 3, वैसा ही ग्राफ है बिटवीन 3 एंड 4। मतलब ये पीरियोडिक है, रिपीट कर रहा है ना। और इसका पीरियड क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया 1। ये जो इंटरवल होता है ना जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पीरियड। और पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, तो इसका पीरियड कितना है? 1। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं पीरियड को। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे अलग से, बट ये जो फंक्शन है, आई थिंक ये पहला फंक्शन ऐसा आया which is periodic. This is a periodic function with period equal to 1 and all periodic functions are many one. Yes or no? जितने भी periodic function है, अगर ग्राफ रिपीट कर रहा है और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी पीरियोडिक फंक्शन आएंगे वो सारे मेनी वन ही होंगे। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, तो ये भी सबको चमक गया था। ठीक है, एंड ऑल इवन फंक्शंस, अगर इवन फंक्शन है जैसे मॉड एक्स, ऑल इवन फंक्शंस आर ऑल्सो मेनी वन, अगर इवन है तो भी मेनी वन होगा, तो दोनों ही केस में सही है। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑल्सो मेनी वन, ऑल इवन फंक्शंस आर ऑल्सो मेनी वन। समझ गया ना सबको? और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी इसमें बात नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग होगा वैसे, बट इस इंटरवल में अगर तुम्हें इंक्रीजिंग बोलना है ना तो तुम बोलो कि हाँ इंक्रीजिंग है इन 0 to 1, देन 1 to 2, देन 2 to 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, बट बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है, तो बीच बीच में हम बात नहीं करेंगे। जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। इन विच इंटरवल इंक्रीजिंग है, बट किधर है? 0 से 1 के बीच में है, फिर 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, 2 से 3 के बीच में इंक्रीजिंग है, इस तरह से। हर जगह नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि फंक्शन हर जगह इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे नहीं, बट अगर कोई पूछेगा कि फंक्शन 1 से 2 में इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे हाँ, यस। ओके, सबको समझ में आ गया। अब लास्ट विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जब इनवर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पे ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ग्राफ, सिंस हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन एक बार देख लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा है। तो क्या मैं एक जनरल बातें कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल बातें लेट्स सी। लास्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, जस्ट गिव मी सम 5 मिनट्स। ओके, तो लास्ट फंक्शन है, इसके बारे में बस इतना बता दो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी दिख रहे हैं सारे मेनी वन है, ऑल ऑफ देम आर मेनी वन। यस और नो? जितने भी दिख रहे हैं स्क्रीन पे सारे के सारे मेनी वन है। यस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। यस, और सारे के सारे फंक्शन जो है वो पीरियोडिक भी है। यस और नो? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियोडिक भी होते हैं। अब देखना इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि tan x और cot x इनका पीरियड होता है पाई, tan x और cot x का पीरियड होता है पाई। बाकी जितने भी चार है, ठीक है, ये चार जो है इनका पीरियड होता है 2 पाई, मतलब इनका ग्राफ भी रिपीट करेगा लेकिन 2 पाई के बाद। ठीक है, दे आर ऑल पीरियोडिक, दे आर ऑल मेनी वन। और कुछ बोल सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर मेनी वन, ऑल ऑफ देम आर पीरियोडिक। ऑड इवन में ऑड कौन है, इवन कौन है? तो इवन ऑड, ऑड इवन के लिए आई थिंक हमने पढ़ा भी था कि इवन केवल दो है। इवन फंक्शन कौन कौन से? एक cos x और एक sec x, क्योंकि इसमें x को -x डालेंगे तो वापस से वही आ जाएगा। और ऑड फंक्शन कौन कौन से? ऑड फंक्शन है sin x,
बाकी चारों, ठीक है, साइन एक्स, कोसिक एक्स, फिर टैन एक्स एंड कॉट एक्स। चमका या नहीं? यस, ये चारों जो है ये ऑड है। ओके, तो इवन है 2, ऑड है 4, सारे पीरियोडिक है, सारे मेनी वन है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ठीक है, ऑल आर मेनी वन, ऑल आर पीरियोडिक। कुछ इसमें 2 फंक्शन है जो इवन है, बाकी 4 जो है वो ऑड है, एंड यस डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर पीरियोडिक, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है मिसलेनियस फंक्शंस। तो मिसलेनियस फंक्शंस में ही तो मजा आएगा। अभी तक तो हमने नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन पढ़े, ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शंस हमने पढ़ लिए, मिसलेनियस फंक्शन जो इनका कॉम्बिनेशन है तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यार ये क्वेश्चन तुम होमवर्क की तरह करो। इसका इसका क्या करना है, इसकी कुंडली बनानी है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम पूरा एक एक कुंडली प्रॉपर बनाओगे और उसमें तुम मुझे मतलब सेंड करोगे वो पिक्चर, ठीक है, उसकी फोटो लेके वो कुंडली बना के उसको सेंड भी कर देना मुझे। तो उसमें मुझे तुम टैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मुझे तुम टैग भी कर सकते हो, बट अगर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुमने पूरी कुंडली बना दी, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें इस फंक्शन के बारे में, और फिर तुम मुझे टैग भी कर रहे हो या कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में पता चल जाएगी कि हाँ यार तुम लोगों को समझ में आ गया। यस, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, एंड डेफिनेटली दिस इज योर टाइम टेबल। यहाँ पे आपको रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। फॉर 11th स्टैंडर्ड देयर विल बी लेक्चर्स फ्रॉम मंडे टू वेनेसडे, एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड देयर विल बी क्विजेस फ्रॉम मंडे टू वेनेसडे। तो मंडे से वेनेसडे में हमारा क्विज भी होने वाला है। तो 4 PM मंडे टू वेनेसडे में जितने भी क्विजेस है उसमें भी आपको जरूर से अटेंड करना है, रेगुलरली अटेंड करना है। वहां पे भी कुछ हम अच्छे अच्छे सवाल, जेई एडवांस लेवल के सवाल हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, फाइन। और थर्सडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेगी, 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस चलेगी, और 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए यहाँ पे डीपीपी या जो आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो भी चलेंगे, फाइन। एंड इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में मजा आ रहा है तो पहली बात तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे वीडियोस बहुत रेयर बनते हैं और काफी मतलब मैं 2-2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ तब जाके एक वीडियो बन पाया है, फाइन। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। सो इसको लाइक कर देना। और अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ने में मजा आ रहा है, एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम आवर एंटायर टीम इन अ पर्सनलाइज्ड वे, तो आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी डेफिनेटली खरीद सकते हो। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर ऑल्सो, आपको लाइव पोलो लीडर बोर्ड मिलता है, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है दैट इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपको अपना लेवल भी पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू टॉपर, कि टॉपर का कितना मार्क्स है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। आपके जितने भी डाउट्स है यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन में आप उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही कोई स्टूडेंट फोटो अपलोड करता है तो टीचर वहीं पे उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। सो हियर सो मेनी टीचर्स, लाइक 100+ टीचर्स आर देयर हु आर टीचिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। उनके 50+ बैचेस आर आल्सो गोइंग ऑन। तो आवर एंटायर टीम, हमारी जेई लाइव डेली 2.0 की जो पूरी टीम है वो भी यहाँ पे पढ़ा रही है। कोटा के जो बेहतरीन टीचर्स है जिनकी वजह से बच्चे कोटा पढ़ने जाते थे वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एंड द बेस्ट ऑथर्स ऑफ द कंट्री लाइक डीसी पांडे सर, वो खुद, जिनकी किताब मतलब बच्चा बच्चा आज पढ़ के फिजिक्स क्वालिफाई कर रहा है, वो खुद यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको उनसे पढ़ने का भी मौका मिलेगा इफ यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मतलब उनकी किताब से पढ़ना एक अलग फील होती है, बट उनसे लाइव पढ़ना, उनसे बातें करना, उनसे इंटरेक्ट करने में जो मतलब आपको एनर्जी मिलेगा ना, दैट इज ऑल टुगेदर एट अनदर लेवल, फाइन। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो आप जिसमें मर्जी आप एनरोल कर सकते हो, यू कैन एनरोल इन द बैचेस which are going on by us, or you can also enroll in the batches which are going on by quota teachers, fine. So if you want to get the subscription, then the first step is you need to download and install the app. वहां पे after that you go to plus section, and after going to plus section you will get a screen like this. इसमें IIT JEE select कर लो which is your goal, and then click on get subscription. यहाँ पे you will get some option to select the time period, कि आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है, ठीक है। सो राइट नाउ आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एज आई सेड लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, केवल एक महीने में ही 50+ बैचेस हैव बीन स्टार्टेड। सो मेनी बैचेस हैव बीन स्टार्टेड इन जस्ट 1 month, इन दिस मंथ इटसेल्फ। तो अभी ऐसा टाइम है जहां पे सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे 11th स्टैंडर्ड का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, 12th का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ड्रॉपर्स के लिए जो एक डेडिकेटेड बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है।
तो आपको सब सारे बैचेस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और पूरे साल भर पढ़ने का मौका मिलेगा। और वो जो बैचेस है उसमें आपको पर्सनलाइज तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका ट्रैक भी रख पाएंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। हियर प्राइजेस आर आल्सो मिनिमम फॉर नाउ। फॉर 1 year it is 27,000, फॉर 2 years it is 32,400। अगर आप इस प्राइस को कुछ टाइम पहले चेक करते तो इट वाज अराउंड 48,000। तो वहां से यहां तक एक जबरदस्त प्राइस ड्रॉप भी हुआ है। सो राइट नाउ आई थिंक इज द मिनिमम प्राइस। तो अगर किसी को प्लस पे आना है तो जल्दी से आ जाना चाहिए, बिकॉज इन नियर फ्यूचर दिस प्राइजेस माइट इंक्रीज। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे बैचेस वगैरह सब कुछ रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा, ये कोरोना वाली सिचुएशन भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, सो आई थिंक द प्राइजेस माइट इंक्रीज एंड डेफिनेटली यू शुड टेक सम क्विक एक्शन। जल्दी से आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। एंड इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन then definitely you have to use my code, okay, which is NVLive, and you will get maximum possible discount also। ठीक है, आपको डिस्काउंट के बाद एकदम मिनिमम प्राइजेस पड़ जाएंगे। सो इफ यू आर सपोर्टिंग मी, इफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स, तो डेफिनेटली 100% आपको मेरा कोड यूज करके प्लस पे आना है, ओके। एंड इफ यू आर यूजिंग माई कोड तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, फाइन। सो दैट इज इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑसम लेक्चर्स रेगुलरली आपको मिल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स दैट वी हैव। आप जरूर से हमारा नीट वाला चैनल भी चेक करो, इसमें इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड चेक आउट द चैनल। यहाँ पे काफी टॉप टीचर्स, हमारी टीम के जो टॉप टीचर्स है, दे आर आल्सो टीचिंग ओवर हियर। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड वन न्यू प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज स्कूल एट अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे। सो फॉर देम वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम फॉर 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, ओके। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इफ यू आर इन 9th, 10th, 11th, 12th, then do check this out। And all together our entire team is on a mission, and that mission is let's crack it। तो definitely crack करेंगे। And if once again, if anybody is coming on plus, don't forget to use my code which is NVLive, and this is your NV sir signing off. Goodbye।